एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपने फिजिक्स का पहला वीडियो देख लिया होगा। ये उसी सीरीज का दूसरा वीडियो है। मैंने पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, लगभग 10 क्वेश्चन थे उसमें, और कई फार्मूले मैंने उसमें बताए थे। मैंने कहा था वो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जो भी फार्मूले मैं बताऊंगा, चाहे जिस वीडियो में बताऊंगा, आपको वो फार्मूले याद होने चाहिए। अगर वो फार्मूले नहीं याद है तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होगा, क्योंकि यूपी सीनेट में ज्यादातर अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो वो फार्मूला बेस्ड ही होगा। तो फार्मूला याद होना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो फार्मूले बहुत बेसिक से थे, ओम्स लॉ के जैसे था एक। तो इस तरीके से जो फार्मूले मैं दे रहा हूं उनको ही याद करना है, और बहुत ज्यादा हाई लेवल के फार्मूले आपको नहीं याद करने। जितने फार्मूले होंगे मैं वो सारे फार्मूले आपको करवाऊंगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं इस वीडियो में फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको उसे एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखिए। मैं ये हर वीडियो में कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ऐसा अभी से करने लगेंगे तो अभी 2 से 3 महीने में आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो आपको कहीं से भी बुक खरीदने की या बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट कॉजेज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कह रहा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है। रिफ्लेक्शन नहीं कह रहा है, कह रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, आपको पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन ये होता है कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, जैसे कि एयर में जा रही थी और उसे वाटर में पास होना हो, तो जैसे ही वाटर में जाएगी वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट जब अपना डायरेक्शन चेंज करती है उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि बेंड होती है। और जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, उसमें लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करती है, लेकिन क्यों? किसी चीज से टकरा कर अपना डायरेक्शन चेंज करती है, मीडियम की वजह से नहीं करती है। पूरी तरीके से उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है एक तरीके से रिफ्लेक्शन में। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन में हमारा कौन कौन सा दिया हुआ है। पहला कह रहा है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होता है, इसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा कह रहा है चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो 3 ऑप्शन लास्ट के दिए हुए हैं, ये तीनों लाइट के कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि लाइट की कैरेक्टरिस्टिक बदल रही है। जैसे कि अगर हमें लाइट की वेवलेंथ चेंज करनी है तो लाइट का नेचर बदल जाएगा। अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो लाइट का नेचर बदल जाएगा। तो जो रिफ्रैक्शन होता है वो मीडियम के नेचर के चेंज होने से होता है, लाइट के नेचर से कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा फर्स्ट वाला, ए। जब मीडियम चेंज करता है कोई भी लाइट, जैसे कि आपको भी पता है एयर में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होती है और वाटर में कुछ और होती है। तो जैसे ही एयर से वाटर में एंटर करती है उसका स्पीड कम या ज्यादा होता है। तो जो स्पीड चेंज होती है उसी की वजह से लाइट में रिफ्रैक्शन होता है। मतलब लाइट हल्का सा बेंड हो जाती है। बेंड का डायरेक्शन जो होता है वो अलग अलग तरीके से डिसाइड किया जाता है, वो आपने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है, फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के नाम से। इस टेस्ट की प्राइस हमने सिर्फ 99 रुपीज रखी हुई है। 99 रुपीज, जितना कि बहुत से लोग ऐसे ही महीने में या एक दिन में 2 दिन में खर्चा कर देते हैं। उतने में आपको 10 टेस्ट दिए जाएंगे। टोटल 10 टेस्ट यूपी सीनेट के लिए दिए जाएंगे। पेपर पूरा प्रॉपर शेड्यूल के साथ होगा, मतलब एक बार शुरू हो जाएगा तो हर संडे को पेपर कराया जाएगा। शेड्यूल में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। पेपर का पैटर्न जो होगा पूरी तरीके से यूपी सीनेट सिलेबस पर बेस्ड होगा, उसी का पैटर्न फॉलो होगा। हाई लेवल या लो लेवल का पेपर नहीं होगा। जिस तरीके का पेपर आता है पेपर उसी तरीके का हम रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। तो इससे फायदा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा, क्योंकि उनके लिए टेस्ट सीरीज ज्यादा अवेलेबल नहीं होती हैं या फिर कंटेंट ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए हमने टेस्ट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराने के लिए रखा हुआ है। तो अगर हिंदी मीडियम के बच्चे खरीदना चाहते हैं तो वो भी इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं। आपको सभी पेपर के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया तो आपके स्कोर में काफी अच्छा ग्रोथ हो सकता है, आपका स्कोर बहुत बेहतरीन हो सकता है। टेस्ट का प्राइस सिर्फ 99 रुपीज है, मैंने पहले ही बता दिया है। 99 में 10 पेपर मिलेंगे, और 10 पेपर में अगर देखा जाए तो पूरे 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहीं भी आपको इतने सस्ते में नहीं मिलने वाला है।
अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज, कह रहा है प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें बतानी है। तो ये एक तरीके से याद करने वाला क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर से इमेज जब बनता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। प्लेन मिरर जिसमें हम रोज घर में शीशा देखते हैं वही उसी को प्लेन मिरर कहते हैं। तो आप जब प्लेन मिरर में शीशा जब आप अपना जब आप प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, आपको बस वही लिखना है। उसमें आप वर्चुअल दिखते हैं, मतलब रियल इमेज आपकी नहीं होती है, वो वर्चुअल होती है, मिरर के अंदर दिखाई देता है, पहली चीज। और दूसरी चीज इरेक्ट दिखाई देता है, उल्टा नहीं होता है, इरेक्ट और वर्चुअल होता है। और तीसरा जो कैरेक्टर होता है कि सेम साइज का फॉर्मेशन होता है, इमेज का सेम साइज के फॉर्मेशन होता है। वो शीशे पे डिपेंड करता है, शीशे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कुछ शीशे आपने देखे होंगे जो चेहरे को या तो पतला कर देते हैं या मोटा कर देते हैं, वो शीशे की क्वालिटी सही नहीं होती है। लेकिन असल में जो प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और सेम साइज का इमेज बनाता है। तो हम खोज लेते हैं ये कहाँ किस ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला कह रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज बना ही नहीं सकता है। दूसरे में कह रहा है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तीसरे में फिर से रियल कहा है, चौथे में वर्चुअल कहा है लेकिन इन्वर्टेड कहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स पावर। कह रहा है कि एक लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हमें उसका पावर निकालना है। तो यहां पर फिर से एक फार्मूला आपको मिलेगा, उस फार्मूले को भी आपको याद रखना है। फार्मूला होता है पावर ऑफ लेंस का। पावर ऑफ लेंस अगर हमें निकालना है, पावर ऑफ लेंस हमें निकालना है तो उसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। ये फार्मूला आपको याद रखना है। लेकिन यहां पर एक चीज और है, यूनिट होती है इसकी, f यहां पर मीटर में होता है, हमें यहां पर f जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो उसका ध्यान रख के हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम इसी फार्मूले से पावर निकाल लेते हैं। पावर निकालने के लिए सबसे पहले हमें 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे आएगा 0.2 मीटर। हम इसी फार्मूले में रख देते हैं, P इज इक्वल टू होगा 1/f, f हमारा आ गया है 0.2। इसको सॉल्व करेंगे जब आप तो ये आएगा 10/2 यानी कि 5 आया। अब इसकी यूनिट लिखनी होगी। यूनिट लिखने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था कि पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है। पावर ऑफ लेंस की यूनिट डायोप्टर होती है, जिसको D से लिखते हैं, तो ये 5D आएगा। हम ऑप्शन में देखते हैं कहां पर है, बी ऑप्शन दिया हुआ है 5D, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पावर ऑफ लेंस आएगी 5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाई। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे डिटरमाइन की जाती है। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ। तो उसको आपको बताना है कि कौन सा लॉ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो जब मैग्नेटिक की बात करें तो सबसे पहले इन दोनों को हटा देना चाहिए, ओम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ, इसका कोई यूज यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब हम आ जाते हैं फ्लेमिंग्स के रूल पे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों ही मैग्नेटिज्म में हमको पढ़ाया गया है। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको दिखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और मैंने इसको सही कहा है। जबकि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इसका प्राइमरी काम है करंट की डायरेक्शन को बताता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है। तो मैंने इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में भी सही किया है। तो जब हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं तो जो थंब होता है, जो थंब की डायरेक्शन होती है ये मोशन बताता है, मोशन बताता है कंडक्टर का। तो अगर ये मोशन बताता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का
कंपेरेटिव होता है या रिलेटिव कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का रिलेटिव होता है। इसी वजह से इसका यूज हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में भी कर सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दे रखा है और उसके अलावा आपको कुछ नहीं दे रखा है, तो आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा के आएंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालने के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट इन प्रिज्म डिपेंड्स ऑन। कह रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म में किस पे डिपेंड करता है। हम सभी जानते हैं जब लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो डेविएट होती है कुछ इस तरीके से, और कई पार्ट्स में डिवाइड होती है, 7 पार्ट्स में अपने कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो वही पूछ रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ डेविएशन जो डिपेंड करता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अब हम ऑप्शन खोज लेते हैं कहां पर दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रिज्म, कलर ऑफ लाइट, बोथ ए एंड बी, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहां पर वेवलेंथ नहीं दिया है, दोनों साथ में डिसाइड करते हैं, इसलिए दोनों आंसर होगा तभी हम करेक्ट लगा सकते हैं, एक को हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर पहला तो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट ही वेवलेंथ को बता रही है, जैसे ही वेवलेंथ चेंज करते हैं हम, कलर ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। तो ये वेवलेंथ वाला जो हमारा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो वेवलेंथ को बता रहा है कलर। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोनों ए एंड बी बोथ, तो इसलिए हम थर्ड ऑप्शन को करेक्ट करके आएंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंटेंसिटी द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अगर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस है ये बताया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ द इमेज की पोजीशन निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें लेंस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस फार्मूला होता है, लेकिन उससे भी पहले आपको डायरेक्शन से डिसाइड करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस हमारा, तो ऑब्जेक्ट इधर ले रहे हैं या ऑब्जेक्ट इधर ले रहे हैं ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, और इधर प्लस ले रहे हैं कि इधर प्लस ले रहे हैं ये हमें पहले से ही डायरेक्शंस डिसाइड करने पड़ते हैं। तो मैं इधर माइनस ले रहा हूँ और इधर प्लस ले रहा हूँ, इधर ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और इधर इमेज का फॉर्मेशन ले रहा हूँ। तो अब हम इसी को यूज करके, कोऑर्डिनेट्स को यूज करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हम पहले वैल्यू रख लेते हैं 1/f की जगह हम रखेंगे 1/15। इसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बाद हम 1/v को ऐसे ही रखेंगे, ये हमें निकालना है। हम माइनस लगाएंगे और 1/ यहाँ पर u दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, लेकिन हमने डायरेक्शन u का लिया हुआ है माइनस की तरफ, तो हम लिखेंगे -30। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व करके हम v की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 1/v जो होगा वो होगा 1/15 प्लस 1/-30, ये आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/30। हमारा आंसर आया है प्लस का 1/30। अब ये किसकी वैल्यू थी, ये 1/v की थी। हमें v चाहिए तो पूरे इक्वेशन को हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये आएगा v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इमेज 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर आ रहा है। ऑप्शन में हम देखते हैं कहां पर दिया हुआ है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ए ऑप्शन में 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट हमें बताना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो वेबर होता है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो होता है वो वेबर होता है। हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है टेस्ला। टेस्ला जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है। मैग्नेटिक
फ्लक्स डेंसिटी का। वेबर, वेबर मैंने अभी बताया मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। गॉस, गॉस जो होता है ये भी सेम यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है। एम्पियर करंट का होता है, एम्पियर करंट की यूनिट होती है। हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो बी आएगा, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट्स स्पीड। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो उसके स्पीड में चेंजेज आते हैं, या स्पीड या तो कम होती है या फिर ज़्यादा होती है। इसमें कह रहा है कि एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब गैस से सॉलिड की तरफ जा रही है, तो लाइट की स्पीड पूछ रहा है। पहला कह रहा है इंक्रीजेज, दूसरा कह रहा है डिक्रीजेज, तीसरा कह रहा है सेम रहेगी और चौथा कह रहा है जीरो हो जाएगी। तो लास्ट के दो ऑप्शन पूरी तरीके से गलत हैं। जीरो हो नहीं सकता, सेम रह नहीं सकता। हमें बताना है इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो हम देख लेते हैं एयर क्या है। एयर रेयर मीडियम, रेयर मीडियम है, और ग्लास, ग्लास जो है ये डेंसर मीडियम है। मतलब ग्लास सॉलिड है तो ये डेंस्ड होता है, एयर रेयर मीडियम है। तो लाइट ट्रेवल कहाँ से कर रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कर रही है। तो अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट की स्पीड घटती है, डिक्रीज होती है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पर बी हमारा आंसर होगा। कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। हमसे कह रहा है एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि यू जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो इमेज का नेचर बताना, हमें इमेज कहाँ बनेगी वो नहीं बताना है, हमें बताना है इमेज का नेचर। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इसमें कोई फार्मूला नहीं यूज होता है। आपको जब भी पढ़ाया गया होगा 10th क्लास में भी और 12th क्लास में भी एक चार्ट पढ़ाया जाता है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ होगी तो इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके का होगा, पूरा एक फ्लो चार्ट होता है सभी के लिए, लेंस के लिए भी होता है और मिरर के लिए भी होता है। हम उसी का अप्लाई यहाँ पर करेंगे। फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इमेज की जो डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है 2f पे। ऑब्जेक्ट फोकस से दुगने दूरी पर रखा गया है, 2f पे रखा गया है। तो जब भी ऑब्जेक्ट 2f पे रखा जाएगा, कॉनकेव मिरर की बात हो रही होगी, तो इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगा। रियल और इन्वर्टेड बनेगा। आपको ये चीज चार्ट में मिलेगा, वो चार्ट आपको जरूर याद करना है क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला दिया हुआ है रियल एंड इन्वर्टेड, हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरे में वर्चुअल दिया हुआ है, तीसरे में रियल दिया है लेकिन इरेक्ट दिया है, चौथा वर्चुअल और इन्वर्टेड दिया हुआ है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, और यही आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाई। हमसे कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें रखा हुआ है, और चार्ज पार्टिकल जो है वो भी मोशन कर रहा है। ये चार्ज पार्टिकल है, ये भी मोशन कर रहा है। हमें क्या बताना है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है वो बताना है। हमसे फोर्स की डायरेक्शन नहीं पूछा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछा हुआ था, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं पूछा। अगर डायरेक्शन पूछता तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम डायरेक्शन बता सकते थे, लेकिन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये मैग्नीट्यूड नहीं देता है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम यूज करते हैं लॉरेंज लॉ का। लॉरेंज लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वेलोसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से हम लिखते हैं, ये लॉरेंज लॉ होता है। वेक्टर फॉर्म नहीं है ये, इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होता है लेकिन ये मैंने सिंपल फॉर्म लिख रखा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, लॉरेंज लॉ होगा या लॉरेंज फोर्स लॉ होगा। कंफ्यूजन में ज्यादातर लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर आते हैं। रीजन क्या होता है कि वो ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पर फोर्स पूछा था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं पूछा था उसने। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम TIR भी कहते हैं, या फिर इस तरीके से लिखा जाता है TIR,
आर। इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। TIR कब होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होता है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। पहला कंडीशन होता है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। हम ऑप्शन देख लेते हैं कहां पर दिया हुआ है ये दोनों कंडीशन। पहला दिया हुआ है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो लास्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा, उसने कहा है ए एंड सी बोथ, तो अगर ए और सी बोथ दिया हुआ है तो सबसे सटीक आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि TIR दो कंडीशन को फॉलो करता है, अगर दो कंडीशन से मिलेगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो हमारा ऑप्शन जो आएगा डी आएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, कह रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखा गया है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा। पहला कहा है अमाउंट ऑफ करंट पे, दूसरा कहा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, तीसरा कहा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है और अमाउंट ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स पावर। हमें कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, हमें इसकी पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था पहले भी, 1/f, और f किस में होता है, मीटर में होता है। हम इसी फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/0.25 मीटर। आंसर आएगा 100/25, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 डायोप्टर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यहां पर 4 डायोप्टर दिया हुआ है, हमारा आंसर ए आएगा। कह रहा है इन विच डायरेक्शन डज अ मैग्नेटिक नीडल पॉइंट, कह रहा है मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ये बात कर रहा है जो हम यूज करते हैं कंपास, कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो किस डायरेक्शन में हमें पॉइंट करता है, या फिर नॉर्मली मैग्नेटिक नीडल अगर हम रखें तो हमारे अर्थ में, अर्थ के अंदर या अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर वो किस डायरेक्शन को बताएगा। तो आपको सिंपल पता है ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताता है। मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में बताता है, इसीलिए जब हम कंपास यूज करते हैं तो हम कहते हैं वो नॉर्थ बता रहा है, बाकी सारे डायरेक्शन हमको उससे पता चल जाएंगे। ईस्ट वेस्ट नहीं होगा, अप डाउन रैंडम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 20 डिग्री, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें दिया हुआ है एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल आर दिया हुआ है 20 डिग्री। हमसे पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला होता है, उसको कहते हैं साइन आई बाई साइन आर। मैंने एक बार ये क्वेश्चन पोस्ट में भी डाला था कि उसको क्या कहते हैं, तो ये स्नेल्स लॉ होता है, इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं, साइन आई बाई साइन आर को। पुट कर लेते हैं साइन आई यानी कि साइन 30 अपॉन साइन 20, और इसी को सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा आंसर। साइन 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए और साइन 20 की वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 20 और साइन 30 की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, साइन 30 याद होता है सबको, साइन 20 कैसे निकाला जाएगा ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में या फिजिक्स के बेसिक मैथ में आपको बताया गया होगा। मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ये सिंपल सा फार्मूला यूज होता है, भले ही साइन 20 को निकालना कठिन है लेकिन इस क्वेश्चन को सिंपल माना जाता है, तो इसलिए आप साइन की वैल्यूज कैसे निकालते हैं इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा ये 1.22 आएगा, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज टोटल मैंने 15 क्वेश्चंस कराए हैं,
इसमें कई सारे फार्मूले बताए हैं और कई सारे रूल्स भी बताए हैं। तो आपको उनको याद करना है, रूल्स को याद करना है और फार्मूले लिख कर प्रैक्टिस करना है, उसी फार्मूले पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इससे धीरे धीरे करके आपकी फिजिक्स और तैयार होती जाएगी यूपी। फिर लास्ट में जाके आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।